वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कमांडर स्ट्राइक्स। मैं सुधीर कुमार, एक इंडियन नेवी का वेटरन, आपके समक्ष आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा का विषय काफ़ी रिसर्च के बाद में लेके आया हूं। आपने देखा हो कि जियो पॉलिटिक्स में पूरे विश्व में किस तरीके से उथल पुथल हो रही है, कितनी जगह हॉट स्पॉट्स हैं, किस तरीके से नए नए चैलेंजेस रोज के रोज उभर रहे हैं। इसी तरीके से भारतवर्ष के सामने भी कुछ चैलेंजेस हैं। क्या वो चैलेंजेस टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस हैं, जो एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एक देश को और या भारत के लिए, भारतवर्ष के लिए क्या चैलेंजेस हैं टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में या डिफेंस के क्षेत्र में, या डिफेंस के साथ साथ जो है, यदि मैं लगाऊं कि हमें हमारे कौन से ऐसे पोटेंशियल एनिमी हैं या एडवर्सरीज हैं जिनसे हमें चैलेंजेस हैं, या हमें कुछ अपने इंटरनल जो है वो कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जहाँ पे हमें अपने टेक्नोलॉजी को मैनेज करना है, या कुछ गवर्नेंस मॉडल्स जो है ना, कुछ रिफॉर्म्स और भी लेके आने हैं जिससे हम इन सभी चैलेंजेस को, चाहे वो एक्सटर्नल चैलेंजेस हो, इंटरनल चैलेंजेस हो, या एनिमीज द्वारा या हमारे जो एडवर्सरीज हैं उनके द्वारा जो चैलेंजेस हैं, उनका हम सामना इस टेक्नोलॉजी के युग में कर सके। तो सबसे पहले हमें देखना है कि एक आज भारतवर्ष ने जो है ना अभी एक तरीके से एआई इम्पैक्ट समिट जो करी है वो ग्लोबल स्केल पे की है, जिसको करीब करीब 20 हेड्स ऑफ स्टेट ने उसको विजिट किया है, 80 से ज़्यादा कंट्रीज ने उसको रिप्रेजेंट किया है। और जितनी भी बड़ी एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड कंपनी है उनके सीईओज भी यहाँ पर थे। करीब 5 से 6 लाख लोगों ने उस एआई समिट को, जो 5 दिन तक चलती रही है, एक दिन का एक्सटेंशन भी हुआ उन सभी को। लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि आज जो है ना एक तरीके से इन्फ्लेक्शन पॉइंट है भारतवर्ष के लिए। भारतवर्ष ने अपने इकोनॉमी में जिस तरीके से छलांग ली है, उसी के साथ साथ टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हम लगे तो निसंदेह मेरा ये मानना है, और वो आपको सबको भी विदित है, कि पिछला डिकेड जो है ना वो करीब पिछले 2-3 डिकेड से हमारे एफर्ट्स जो नहीं थे, लेकिन 2014 के बाद में हमारे कंसर्टेड एफर्ट्स आए हैं। तो हम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में हम पिछड़ गए हैं। इसी तरीके से जो एआई की स्टार्टिंग रेस थी उसमें भी हम पीछे हैं। लेकिन अब क्या स्टेप्स जो है ना भारतवर्ष की गवर्नमेंट ने लिए हैं, तो अभी इस समिट को करने के बाद में, और जो हमारा स्टार्टअप का इकोसिस्टम भारतवर्ष में आया है, तो उसमें एक बड़ी छलांग हमने लगाई है। तो इसी के साथ साथ जो है, यदि आप डिफेंस के क्षेत्र में देखेंगे तो डिफेंस के क्षेत्र में भी हमने जो है अभी ऑप सिंदूर में जिस तरीके से इंडिजिनस जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हमने की है, जो हमने नए वेपन्स बनाए हैं, यूएवीज बनाए हैं या ड्रोन सिस्टम बनाए हैं, या जिस तरीके से इंटीग्रेशन ऑफ सिस्टम किया है, वो एक बहुत ही सराहनीय हमारा है। लेकिन अभी हमें और तीव्र गति से कैसे बढ़े, तो सबसे बड़ा चैलेंज जो आ रहा है वो आज पूरे विश्व के सामने है, जो है ना वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने पैदा कर दिया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो एक तरीके से ह्यूमन इंटेलिजेंस की तरह से ही है। जैसे आप शुरुआत में एक बच्चे को कोई भी चीज़ नहीं आती है, आप उसको धीरे धीरे जो है ना, पहले फैमिली में उसको कुछ चीज़ें सिखाई जाती हैं जो एक तरीके से उसकी एथिकल थिंकिंग को, कॉग्निटिव थिंकिंग को इम्प्रूव करती है। उसके साथ साथ फिर उसको स्कूल में स्कूलिंग नॉलेज होती है, फिर वो प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करता है, और एक डिग्री के बाद में। तो इसी तरीके से एआई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीख नहीं सकती। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जो है ना ट्रेन किया जाता है और फिर उसके बाद में काम किया जाता है। तो दोस्तों, आज भारतवर्ष के सामने जो चैलेंज है वो बहुत ही तीव्र गति से जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में प्रगति हुई है, और जिस तरीके से क्वांटम टेक्नोलॉजी भी आ रही है, तो भारतवर्ष भी इसमें काम कर रहा है। हमने अपना एआई मिशन भी बनाया है, इसी तरीके से क्वांटम मिशन ऑफ इंडिया भी हमने बनाया है, सेमीकंडक्टर मिशन भी हमारा है, और हम फ्यूचर की एमर्जिंग टेक्नोलॉजी का भी एडेप्शन जो है ना बहुत तेज गति से कर रहे हैं। हमने विश्व को ये भी दिखा दिया है कि डिजिटल एडेप्शन में हम किस तरीके से पूरे विश्व में सबसे आगे हैं, और हमारा डिजाइन जो यूपीआई सिस्टम है उसने किस तरीके से 20 बिलियन ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हम किस तरीके से हर महीने कर पा रहे हैं।
तो एक तरीके से अब इसी तरीके से हमें यदि एआई और क्वांटम के क्षेत्र में, फिर एआई के बाद में क्वांटम आएगी, जो एआई की कंप्यूटेशनल स्पीड को और एआई की जो एल्गोरिथम है उनको जो है ना डिजाइन करने के लिए बड़े एलएलएम जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं उनको सपोर्ट करने के लिए, या मशीन लर्निंग जो इंजन्स को ट्रेन करने के लिए जो है ना और ज़्यादा स्पीड देगी, तो और ज़्यादा चैलेंजेस जो है ना एआई के बाद में आएंगे। तो मेरा मानना बात ये है कि ये युग जो है वो सुपर इंटेलिजेंस का है। तो मेरी एक रिकमेंडेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और अनुरोध है आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कि अब ये समय आ गया है कि भारतवर्ष को एक मिनिस्ट्री ऑफ एआई, क्वांटम, साइबर एंड सुपर इंटेलिजेंस जो है वो एक बनाना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि एक तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी, अभी ये मिनिस्ट्री ऑफ आईटी के अंतर्गत आती है। निसंदेह हमारे जो मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो बहुत ही काबिल और बहुत ही एक तरीके से सक्षम व्यक्ति हैं। लेकिन यदि आप देखें कि आईटी के क्षेत्र में सारी सर्विसेज, पूरा आईटी का इतना व्यापक है, इलेक्ट्रॉनिक्स का क्षेत्र है, और नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स जिस तरीके से आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का योगदान है, और वो इंफॉर्मेशन वारफेयर की चीज़ें जो है ना उसी में आती हैं। इसी तरीके से कमांड कंट्रोल सिस्टम्स और पूरे इंटीग्रेशन जो है वो सारा सारा इन चीज़ों में आता है। तो मेरा मानना है कि यदि एक फोकस मिनिस्ट्री हम सिर्फ इंटेलिजेंस क्रिएशन में, जो एक अब युग है एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, उसमें हम कर पाए, इसी तरीके से जो क्वांटम मिशन को एक गति देने के लिए हमने अपना एआई मिशन बनाया, क्वांटम मिशन बनाया, इसी तरीके से साइबर सिक्योरिटी के मिशन को भी हमें और सशक्त करना होगा। और इन सभी चीज़ों को, और फिर सुपर इंटेलिजेंस, वो काफ़ी टेक्नोलॉजीज आगे आगे जैसे आ रही हैं जो एक एआई के इफेक्ट को कंपाउंड करेंगी, तो ये और ज़्यादा चैलेंज जो है ना हमारे युवाओं के सामने होगा। निसंदेह काफ़ी कन्वेंशनल जॉब जो है ना वो एआई लेके चली जाएगी। आप देखिए जरा कि ये सभी जो एआई के सीईओज हैं, अभी विनोद खोसला, जिन्होंने खोसला वेंचर्स जो है ना बनाई है, जिनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो है ना काफ़ी उन्होंने निवेश किया है, उनकी अब खुद की कंपनी भी है, और उन्होंने सबसे पहला इन्वेस्टमेंट जो है ना ओपन एआई में किया। और ओपन एआई के अभी जो है ना सैम एल्टमैन भी यहाँ पे थे और विनोद खोसला भी थे। उनका इंटरेक्शन जो है ना वो आईआईटी दिल्ली के स्टूडेंट से हुआ, जिसमें काफ़ी 1 घंटे तक चर्चा हुई। तो इन सभी का मानना है कि आज और आज से 2 साल या 3 साल में काफ़ी कन्वेंशनल जॉब एआई के द्वारा, ऑटोमेशन द्वारा करे जाएंगे। आज एआई का यदि आप फेस देखें तो एआई का सबसे पहले था बोट्स का जमाना। बोट्स को हम जो है ना काफ़ी जगह जो है ना हम यूज़ कर रहे थे, काफ़ी 10-12 साल से उसका प्रयोग था हमारी ईमेल सिस्टम में और कंप्यूटेशन में और सभी चीज़ों में। फिर इसके बाद जो है ना सेकंड वेव आई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जिसमें हम यूज कर रहे हैं जनरेटिव एआई, और ऐसे ऐसे टूल आ रहे हैं जैसे जेमिनाई जो है गूगल का आया है, इसी तरीके से चैट जीपीटी आया है, इसी तरीके से ओपन एआई, जनरेटिव एआई, और आजकल एआई असिस्ट करके भी जो है ना काफ़ी टूल और एक तरीके से एल्गोरिथम एआई की आ रही हैं, जहाँ पे आप काफ़ी चीज़ें वो ऑलरेडी ऑटोमेटिक उसमें कर रहे हैं। बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज भी अपने को जो है ना एक तरीके से अपने नए मॉडल्स को इन्वेंट करनी है, गवर्नेंस मॉडल्स को, किस तरीके से वो अपनी सर्विसेज को एआई ड्रिवन कर सकते हैं। और फिर एआई के बाद में जब क्वांटम आएगी तो क्वांटम तो एक तरीके से एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगी। क्वांटम के सामने क्वांटम टेक्नोलॉजी जब आएगी तो वो एक इतनी बड़ी कंप्यूटेशनल स्पीड एआई के एल्गोरिथम को डिजाइन करने के लिए देगी कि सब आश्चर्यचकित रह जाएंगे। तो मेरा भी ये मानना है कि हमेशा एक मशीन के पीछे हमेशा वो भारत के जो हमारे एक युवा शक्ति है, या मैन बिहाइंड द मशीन, या मैन बिहाइंड द कंप्यूटर्स,
तो एक कॉग्निटिव थिंकिंग, एक प्लानिंग हमेशा आदमी की ही रहेगी। लेकिन फिर भी एआई इतना बड़ा चैलेंज और इतनी बड़ी उथल पुथल हर एक स्फीयर में करेगी कि ये हमें यदि अभी सोचें तो सोचकर जो है ना, आज ही नहीं पूरा विश्व परेशान है, लेकिन वो नई नई चीजें खोज रहा है। तो इन चीजों को ध्यान में रख के भारतवर्ष ने जो अब स्पीड पकड़ी है एआई के क्षेत्र में, अपना एआई मिशन किया है, उसमें फाइनेंशियल एलोकेशन की है, लेकिन अब जरूरत है इसके लिए एक मिनिस्ट्री, इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री बनाई जाए, जो मिनिस्ट्री ऑफ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम, साइबर सिक्योरिटी एंड सुपर इंटेलिजेंस, इसकी एक जो है ना मिनिस्ट्री हमारी होनी चाहिए। वो मिनिस्ट्री एक डेडिकेटेडली काम करेगी। और एक मिनिस्ट्री के अंदर जो मेरा सुझाव है, वो सबसे बड़ी चीज है कि एक इंस्टीट्यूट ऑफ फ्यूचर टैलेंट, और एक तरीके से मैं कहूंगा कि इंस्टीट्यूट ऑफ सुपर इंटेलिजेंस टैलेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ सुपर इंटेलिजेंस टेट, तो IOSIT, एक तरीके से IOSIT या ISIT हम उसको बोल सकते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ सुपर इंटेलिजेंस। तो इसमें क्या होगा, आपने देखा होगा कि चाइना ने जो है ना अपने एक करीब 1,000 यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम चलाया, जहां पर वो सारी उनको सुविधाएं देके और पूरे विश्व से जो उनका जो है ना एक तरीके से जो ट्रेन हुए हैं बाहर USA में, उन सभी को वापस बुलाकर उन्होंने अपने उनको R&D में और इन्हीं क्षेत्र में लगाया जहां पर वो काम कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, क्वांटम टेक्नोलॉजी में, फ्यूजन में, ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशंस में और साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में। तो ये एक बहुत ही बड़ा डेडिकेटेड, बिकॉज जब क्वांटम आ जाएगी तो एक तरीके से कोई भी एनक्रिप्शन नहीं रहेगा उसको, उन सभी चीजों को, तो साइबर थ्रेट जो है ना वो बढ़ेंगी। यदि आपका कोई भी एनक्रिप्शन क्वांटम कंप्यूटिंग के सामने नहीं रहेगा, तो आज हो सकता है कि जिस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो आपके सारे काम जो है ना ऑटोमेशन में कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आज ये पॉसिबल है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पीछे एक आदमी, जिसको सारे टूल्स एआई के काम करने के लिए आते हैं, तो एक आदमी $1 बिलियन की कंपनी को चला सकता है, जहां पर जो है ना वो 150 या 200 या 300 आदमी है। और अभी भी इस विश्व के अंदर जो है ना ऐसी कंपनीज हैं जिसमें सिर्फ, यदि आप देखें एंथ्रोपी, यदि आप देखें तो उसमें कुल 1400 आदमी हैं, और उन्होंने अभी 2-3 साल में जो उनका एक तरीके से फाइनेंशियल जो एक कैपिटलाइजेशन उन्होंने किया है, वो करीब करीब जो है ना $14 बिलियन का है उनका। और अभी उनके जो प्रोजेक्शंस हैं वो मार्केट से जो है ना कभी 50 बिलियन के करीब जो है ना वो उठाना चाह रहे हैं। तो आप देखिए कि कितना बड़ा जो है उन्होंने एक तरीके से ये चैलेंज पूरे विश्व को दिया है। इसी तरीके से चैट जीपीटी पे आप जाकर आप अपनी सारी चीजें जो है ना, आज जितने भी यूट्यूबर्स हैं, क्रिएटिव लोग हैं, वो सभी हर क्षेत्र में, डिजाइनिंग के क्षेत्र में, सब में वो चैट जीपीटी का फायदा उठा रहे हैं। इसी तरीके से वो एआई असिस्ट के टूल्स का भी प्रयोग कर रहे हैं। तो मेरा मानना ये है कि एक डेडिकेटेड मिनिस्ट्री यदि भारतवर्ष की अब होगी, वो सिर्फ देखेगी मिनिस्ट्री ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी एंड सुपर इंटेलिजेंस, क्योंकि फ्यूचर में काफी ऐसे जो हैं कॉम्बो ऑफ टेक्नोलॉजी और नई नई टेक्नोलॉजी आएंगी। इन सभी को हैंडल करने के लिए एक डेडिकेशन हमें दिखाना पड़ेगा। और ये डिपार्टमेंट ऑफ, एक तरीके से एक इंस्टीट्यूट ऑफ सुपर इंटेलिजेंस टैलेंट, IOSIT या ISIT को लाना भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर निवेश की बहुत जरूरत है। आप सोचिए जरा कि भारतवर्ष के लोग सिलिकॉन वैली में 40 से 50%, या बेंगलोर या और जगह बैठ के वो बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए काम कर रहे हैं, तो उस टैलेंट को हम यहाँ पे क्यों नहीं यूज कर सकते।
आपने देखी है कि मैं एक आपके सामने एक उदाहरण रख रहा हूँ कि सैम एल्टमैन वो आईआईटी के अंदर गए और आईआईटी के अंदर वहाँ के स्टूडेंट्स उनसे इंटरेक्शन कर रहे थे कि वो उनकी कंपनी को है ना ओपन एआई को ज्वाइन करना चाहते हैं। इसी तरीके से जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो काफ़ी निवेश भारतवर्ष में कर रही हैं। एआई समिट के दौरान भी ये हुआ है कि यहाँ पर कम से कम 200 बिलियन का जो है यूएस डॉलर्स 200 बिलियन का निवेश यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन जो हमारी अपनी कंपनीज हैं आईटी के क्षेत्र में या हमारे स्टार्टअप हैं उनकी हैंड होल्डिंग हमें करनी पड़ेगी और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि हमारा जो बेस्ट टैलेंट है वो अब हमारी इंडिजिनस कैपेबिलिटीज को पैदा करने के लिए, ना कि हम बाहर के प्रोडक्ट्स के उसमें या हमारा डेटा बाहर जाए, अब हम अपने डेटा को यहीं यूज कर सकें। उसको यूज करने के लिए जो है हमें अपने सुपर इंटेलिजेंस टैलेंट को ग्रूम करना पड़ेगा, उनको सपोर्ट करना पड़ेगा। तो मेरा मानना ये है कि या तो गवर्नमेंट इस इंस्टीट्यूट को बनाए या फिर जो जो सुपर रिच है जैसे हमारे आदरणीय मुकेश अंबानी जी हैं या गौतम अडानी जी हैं या जिंदल हैं या टाटाज हैं या इन्फोसिस है या बिरला एंड सन्स हैं, महिंद्राज हैं या गोदरेज हैं, इस तरीके से वो एक इनसे ऐसे इंस्टीट्यूट को और इसको टैलेंट को, मैं मानता हूं कि मुकेश अंबानी जी जामनगर में जो है ना एक बहुत बड़ा डेटा सेंटर और वहां पर उनका निवेश भी हो रहा है उसमें। और उन्होंने अभी एआई समिट में आदरणीय मुकेश अंबानी जी ने घोषणा भी करी है कि वो करीब करीब 100 बिलियन इसमें जो है ना वो निवेश करेंगे। इसी तरीके से गौतम अडानी ने शायद 80 बिलियन यूएस डॉलर्स का निवेश करने की घोषणा करी है। तो इन सभी के लिए एक इन चैलेंजेस को जो है कि चैलेंजेस हैं और जो जॉब जाने वाले हैं उनको एड्रेस करने के लिए जिससे हमारे यूथ को एक प्रोडक्टिव उसमें लगाया जा सके, हमारी स्किल मिनिस्ट्री भी काम कर रही है। उन्होंने एक अभी जो है ना प्रोग्राम चलाया है आदरणीय जयंत जी ने कि 15 आवर्स का कि हाउ टू यूज एआई, ये भी एक उसी की तरफ कदम है। लेकिन सिर्फ एआई का यूज हमें करना आए, हम एक टेक्नोलॉजी को अडेप्ट कर लें, वो ही काफ़ी नहीं है। अब हमें एआई के क्षेत्र में जो है ना एक अग्रणी स्थान, जहाँ पर आज यूएस और चाइना के साथ जो है ना जब हम एक सुपर पावर की तरीके से बढ़ रहे हैं और इसराइल ने तो यहाँ तक कह दिया है कि भारतवर्ष आज एक गिगेंटिक पावर है, सुपर पावर से भी आगे। और जिस तरीके से इकोनॉमी के क्षेत्र में हम आगे बढ़े हैं और सभी जो एआई एक्सपर्ट और बड़ी बड़ी कंपनी यहाँ पर इन्वेस्ट कर रही हैं अपने ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स और डेटा सेंटर जो है ना वो भारतवर्ष में ही आ रहे हैं। तो हमें अपने टैलेंट को अपने खुद के लिए इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग के लिए, इंडिजिनस एआई डिजाइन करने के लिए, कल जो है ना क्वांटम टेक्नोलॉजी में हम लीड ले सके सभी के साथ में, अब हम एक डिकेट जो है ना पिछड़ना नहीं चाहते हैं। तो उसके लिए मेरा ये सुझाव है सेपरेट मिनिस्ट्री का और इसी तरीके से एक इंस्टीट्यूट ऑफ सुपर इंटेलिजेंस टैलेंट का। ये था मेरा टेक्नोलॉजी को हम किस तरीके से जो टेक्नोलॉजिकली चैलेंजेस भारतवर्ष के सामने आ रहे हैं उसको हम किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। अब मैं आता हूँ डिफेंस की तरफ। डिफेंस में मैन्युफैक्चरिंग में हमने काफ़ी काम किया है, लेकिन हमारे जो क्रूशियल टेक्नोलॉजी के जो बहुत ही स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजिकल प्रोजेक्ट्स थे डिफेंस के वो काफ़ी डिले हुए हैं। मैं एक ही प्रोजेक्ट को नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन अपनी रिकमेंडेशन, अपने सुझाव जो है ना वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या आदरणीय प्रधानमंत्री जी को देना चाहता हूँ कि अब समय आ गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में या एक सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन बनना चाहिए जो एक तरीके से सिविल, इंडस्ट्री एंड मिलिट्री इन तीनों के कॉपरेशन के साथ में, जो मैं सिविल कह रहा हूं तो एक तरीके से हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव जो हमारा सेटअप है, जो एक तरीके से पॉलिटिशियंस के साथ में काम करके जो है ना जिनको आप बाबूज बोलते हैं, जो एक हमारी कल्चर है, जो हमारी फाइल डिले होती हैं, उन फाइल डिले की वजह से काफ़ी डिसीजंस जो है ना वो फाइल पे चलते रहते हैं। तो अब इन सभी चीज़ों को छोड़ के
हमारे जितने भी क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स हैं, जितने भी स्ट्रेटेजिक डिफेंस रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो एमका हो, तेजस MK1 का हो, MK2 का हो, कावेरी इंजन का हो, कावेरी का सैफरान के साथ में हो, न्यूक्लियर सबमरीन SSN अटैक सबमरीन बनाने का हो, थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने का हो, या अंडर वाटर व्हीकल्स बनाने का हो, मिजेट सबमरीन बनाने का हो, अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन का हो, स्पेस एक्सप्लोरेशन का हो, एक्सप्लोरेशन स्पेस को अपने जितने भी असेट्स हैं उनको सेव करने का हो, और उसके साथ में जो है ना एक जो इंटीग्रेशन की जरूरत है, उन सभी को देखते हुए हमें डेफिनेटली या तो जिस तरीके से एक स्पेस कमीशन है या हमारा डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है, इस तरीके से एक डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंडस्ट्री डिफेंस फ्यूजन और सिनर्जी, ये एक हमें बनाना पड़ेगा, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में जो हमारे एक ब्यूरोक्रेट्स हैं या हमारा जो एक डिफेंस के पर्सनल हैं वो उसमें रहें, और उसके साथ साथ जो है वो एक तरीके से इनका फ्यूजन, कोई भी अभी इंडस्ट्री जैसे डीआरडीओ से जो है ना वो सिविल के में आएंगे लोग, जो हमारे साइंटिस्ट हैं, इन सब का जो यदि एक कोऑर्डिनेशन और एक कोलोबरेटिव एफर्ट्स जो है ना अब आना पड़ेगा, और इंडस्ट्री, प्राइवेट इंडस्ट्री को जब हमने डिफेंस को और स्पेस को और क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, चाहे वो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग है, स्पेस के इतने स्टार्टअप आ रहे हैं, इसी तरीके डिफेंस के स्टार्टअप आ रहे हैं, तो सभी टेक्नोलॉजी के लिए जो हमने प्राइवेट पार्टिसिपेशन को किया है, तो अब एक सिनर्जी होनी बहुत जरूरी है। जिस तरीके से अभी एक डिसीजन लिया है कि एमका के प्रोटोटाइप बनाने का, डिजाइन करने का, उसको प्रोड्यूस करने का, 3 हमारे जॉइंट जो हैं वो आए हैं प्राइवेट प्लेयर्स, जिसमें LNT है, टाटा डिफेंस है या भारत फोर्ज है, तो उन सब के कोऑर्डिनेशन को अब कहीं पे डिले ना हो, कहीं पे फंड की जरूरत पड़े तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से आए। अभी हमने जो है ना स्टॉप गैप एक तरीके से अरेंजमेंट किया है कि हमने जो है ना राफेल को खरीदा है, तो और जो है ना हमें और कुछ ऐसे वेपन्स जो है ना बाहर से, वो बहुत अच्छा है, लेकिन आगे आगे जो फ्यूचर है उसमें ये है कि जो भी अपनी इंडिपेंडेंट एक तरीके से इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज को देश रखेगा, अपनी खुद की टेक्नोलॉजी को यूज करेगा, तो उसकी जरूरत है। इसी तरीके से IT के क्षेत्र में अब हमें सोचना पड़ेगा कि अपना खुद का इंटरनेट के साथ साथ हमारा जो है ना उस पे यदि ईमेल सिस्टम है वो हमारा अपना हो, ट्विटर हमारा हो, फेसबुक की तरीके से हमारा हो, जो हो एक तरीके से उसमें काम कर रही है, और भी कंपनीज काम कर रही हैं। इसी तरीके से अभी लैंग्वेज मॉडल्स में भी जो है ना अभी AI समिट में काफ़ी हमारे स्टार्टअप और काफ़ी कंपनी जो है ना AI के क्षेत्र में, लेकिन ये एनफ नहीं है डिफेंस के क्षेत्र में। डिफेंस के क्षेत्र में कोई भी प्रोजेक्ट यदि डिले होता है, चाहे वो फाइनेंशियल डिसीजन की वजह से फाइनेंशियल एलोकेशन नहीं हुआ टाइम पे, या उसमें किसी भी तरह का कोई भी डिसीजन फाइल के ऊपर लेट है, तो वो अब टाइम नहीं रह गया है। अभी हमें जो है ना सिर्फ एक तरीके से लीफ फ्रॉगिंग ही नहीं करनी है, बल्कि एक एक्सपोनेंशियल करना है, और वो अब हमारे पास में कैपेबिलिटीज है। अब हमारी इकोनॉमी इतना अच्छा कर रही है कि हमें डिफेंस के क्षेत्र में जितने भी हमारे स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स हैं उसमें हम नहीं अलग जा सकते। अब मैं बताऊंगा कि एक जो है ना क्या जरूरत है अभी अभी जो है, एक तरीके से भारतवर्ष को, जैसे मैंने अभी एक सजेस्ट किया है कि डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंडस्ट्री डिफेंस फ्यूजन, एक तरीके से DOCID तरीके से इनमें एक फ्यूजन और सिनर्जी हो, जिससे एक इंटीग्रेटेड अप्रोच, किसी भी प्रोजेक्ट में अब डिले नहीं होना चाहिए, और ये देखना चाहिए कि चाहे तो वो यूजर की तरफ से हो, डिफेंस की तरफ से हो, या DRDO की तरफ से किसी भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर या फिर उसको एक इंडस्ट्री आउटपुट में बदलने के लिए अब हम एक तरीके से कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। हमें अभी तीव्र गति से यदि बढ़ना है तो इस डिपार्टमेंट की जरूरत है। इसको या तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में रखा जा सकता है, या जिस तरीके से क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यूक्लियर सबमरीन
वो पीएमओ के अंडर में आते हैं, तो वो एक तरीके से वहाँ पे वो डिपार्टमेंट या स्पेस कमीशन या इसकी तरह से हो सकता है। जहाँ पे मेरा बस यही है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में हो, तो उसमें जो हमारे यूजर्स हैं इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के सभी लोग जो है ना उसमें इन्वॉल्व हों, चाहे वो एरोप्लेन मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे टैंक मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे सबमरीन का एक उदाहरण ले सकते हैं कि जहाँ पर जो है ना वो नेवी पर्सनल इन्वॉल्व हैं, तो ये एक बहुत ही ग्रैंड सक्सेस है। तो इसी तरीके से डिफेंस के सभी प्रोजेक्ट्स में इन चीज़ों को ध्यान रखकर अब एक बहुत बड़ी सिनर्जी की जरूरत है, और बिल्कुल भी कोई भी डिले नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे आज हमारे पास में टैलेंट है, हमारे पास में डेमोग्राफिक डिविडेंड है, हर एक तरीके का स्किल जो है ना हमें प्रोवाइड करना है। और मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि मिनिस्ट्री ऑफ सुपर इंटेलिजेंस जो है, एक वो डिपार्टमेंट ऑफ सुपर इंटेलिजेंस टैलेंट जो है एक तरीके से बनेगा इंस्टीट्यूट ऑफ सुपर इंटेलिजेंस टैलेंट का, जो मैंने एक रिकमेंडेशंस दी है वहां से ये पूल आएगा। और उसमें कम से कम 10 से 20 हजार करोड़ रुपया जो है ना हमें सुपर इंटेलिजेंस टैलेंट को पैदा करने के लिए, यदि चाइना 1000 कर रहा है तो हमें जो है ना अपने 5000 ऐसे टैलेंट जो आईआईटी या एनआईटीज या और रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज या ट्रिपल एआई, इन सभी चीज़ों से जो निकल रहे हैं उन स्टूडेंट को स्पॉट करके हमें मेक श्योर करना है कि वो हमारे इस तरह की फैसिलिटीज़ हम यहाँ पे क्रिएट करें, इस तरह उन्हें रहने की सुविधाएं हम दें, जिससे टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अब हमें एक बहुत बड़ी छलांग लगाकर, यदि आज हमें इजराइल ने एक तरीके से जो है ना गिगेंटिक पावर बोला है, और इसी तरीके से यदि हम एक सुपर पावर बन सकते हैं तो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमें आगे बढ़ना है। तो डिफेंस के ऊपर मैं फिर आता हूँ, तो एक डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंडस्ट्री एंड डिफेंस फ्यूजन या कॉपरेशन या सिनर्जी की जिस तरीके से जरूरत है, उसके साथ साथ अब एक और एक रिकमेंडेशंस मैं करना चाहूँगा कि अब सिर्फ स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड ही नहीं, हमें स्पेस एंड स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड होनी चाहिए। और एक तरीके से उसी में जो है ना हमें साइबर इंफॉर्मेशन वारफेयर और जो सुपर इंटेलिजेंस का टैलेंट है उसको भी उसमें जो है ना जोड़ना चाहिए, जिससे जो फ्यूचरिस्टिक वारफेयर जो जितने भी आ रहे हैं उसमें जो है ना जो एक सिनर्जी है स्पेस एंड आर स्ट्रेटेजिक फोर्सेस। आज जो है ना स्टारलिंक के बाद में या सैटेलाइट होने के बाद में सभी टारगेट जो है ना वो सब देशों को पता है, उसमें जो पहले जितने क्विकली डिसीजंस ले सकता है ट्रैकिंग, इंटेलिजेंस गैदरिंग, सर्वेलेंस एंड रिकॉग्नाइजेंस से, उतना ही वो आगे बढ़ेगा, उतना ही सक्षम होगा। अब सबसे एक इम्पोर्टेंट मैं चर्चा करना चाहूँगा, आपने सुना होगा 5 मिनट वॉर। ये 5 मिनट वॉर क्या है? एक हमारा एडवर्सरी, एक नेशन इतनी स्पीड से जो है ना वो प्रोग्रेस कर रहा है कि चाइना ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया है। वो हमारे कंपटीशन में नहीं है, उसका कंपटीशन यूएस के साथ में है, लेकिन वो हमारा एक पोटेंशियल एनिमी है, हमारा नेबर है, पाकिस्तान को सहायता करता है। तो हमेशा एक तरीके से हमें उसका काउंटर देखना ही पड़ेगा। यदि एयरफोर्स के क्षेत्र में हम देखें तो उसके पास में कम से कम 700 से 800 जो है ना वो 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट हैं, और 500-600 जो है ना उसके पास में जो है ना 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट हैं, और अभी वो कह रहा है कि उसने 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट को भी फ्लाई कर दिया है। तो इस तरीके से, और फिर इतने गिगेंटिक उसने एरोप्लेन बनाए हैं कि वहाँ से वो फिर एक जो है ना शेडो, एक तरीके से युकाओ को वो एयर टू एयर ही छोड़ सकता है। जिस तरह की ड्रोन की फौज को वो तैयार कर रहा है, जिस तरीके से उसने एरोप्लेन बनाए हैं, इसी तरीके से वो ड्रोन के क्षेत्र में कम से कम वो 10,000 ड्रोन जो है ना वो कामाकाजी ड्रोन या इस तरीके से एक अटैक ड्रोन बनाए हैं, जो जिनके पास में जो एरोप्लेन है मॉडर्न 5th जनरेशन या 6th जनरेशन के एरोप्लेन है, उसके साथ साथ जो है ना उसने ये 10,000 जो ड्रोन्स जो है ना जो स्टेल्थ होंगे, युकाओ होंगे, अनमेन्ड एयरबोर्न कॉम्बैक्ट व्हीकल्स, जिनके ऊपर जो है ना बीवीआर, लॉन्ग रेंज बीवीआर होंगी,
और फिर उसके पास में एक मिसाइल और रॉकेट फोर्स उसने तैयार करी है, जिसमें थाउजेंड्स ऑफ सुपरसोनिक मिसाइल्स एंड हाइपरसोनिक मिसाइल्स तैयार किए हैं। सी डिनायल के लिए जिस तरीके से उसने फिशिंग ट्रोलर्स का नेट तैयार किया है, या उसके अंदर जो है ना एक तरीके से माइन लेइंग की कैपेबिलिटीज पैदा करी है। नेवी में जिस तरीके से उसने न्यूक्लियर सबमरीन की संख्या को बढ़ाया है, एयरक्राफ्ट के नंबर को बढ़ाया है, तो इन सभी की थ्रेट जो है ना मोनूमेंटली बट एक बहुत बड़ी है। तो इसी तरीके से हमें सोचना पड़ेगा भारतवर्ष को। तो जो मैंने रिकमेंडेशंस दी है, मैंने इस वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दी है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को। अब हमें बड़ी तेजी से इन सभी अपनी कैपेबिलिटीज को साथ में लगाते हुए हमें देखना पड़ेगा कि हम किस तरीके से इन चीज़ों का जवाब दे सकते हैं, या हम स्टॉप गैप अरेंजमेंट करते रहेंगे, इसी के लिए फिलिंग द गैप्स करते रहेंगे डिफेंस के अंदर। नहीं, हमें देखना है कि ये तो हम कर ही रहे हैं, और हमारा कोई भी स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट जो है ना वो डिले नहीं होना चाहिए। उसकी मॉनिटरिंग डे टू डे बेसिस 24/7 होनी चाहिए। एक कॉम्पिटेंट बॉडी होनी चाहिए, जो मैंने सजेस्ट किया है कि डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंडस्ट्री एंड डिफेंस सिनर्जी और फ्यूजन एक आना चाहिए बिल्कुल, और वो उनकी मॉनिटरिंग करते रहें। और जहां पर भी यूजर है इंडियन डिफेंस फोर्सेस के, चाहे वो इंडियन आर्मी हो, इंडियन नेवी हो, इंडियन एयरफोर्स हो, या हमारी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड हो, उन सबको उसको मॉनिटर करते रहना है यदि हमें उसका काउंटर करना है। आज जो है ना मिसाइल टेक्नोलॉजी में हम एक सुपर पावर हैं, वी आर सेकंड टू नन, वी आर द बेस्ट। तो हमें इस तरह के हम जो सभी वेपन्स बना रहे हैं, हमें उन्हें सस्टेनेबल प्रोडक्शन में करना पड़ेगा। सस्टेनेबल प्रोडक्शन के लिए हमें बड़ी तेज गति से अपनी कैपेबिलिटीज को बढ़ाना पड़ेगा। और इसी तरीके से यूएवीज और ड्रोन के क्षेत्र में हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। रोबोटिक्स के क्षेत्र में भी हमें आना पड़ेगा। आज जो है ना एक सुपर ह्यूमन बीइंग जो है ना रोबोटिक्स जो है ना पैदा कर दिया है हमारे एडवर्सरी ने, जो फ्यूचर वेपन्स को कर सकता है। द बूट ऑन द फील्ड definitely will matter. Our army is the best, but just think of it, if 10,000 of missiles, and that too the many of hypersonic missiles along with 10,000 of drones are put through, and all are unmanned, those are carrying the weapons, and the same way like the unmanned underwater vehicles carrying the potential weapons carrying capacity which submarines have, and the gigantic submarines of 75,000 ton from below the waters is launching these kind of an unmanned underwater vehicles. So what kind of an catastrophe it will have? It can destroy 5,000 to 10,000 important targets of any adversary. That's kind of in planning our adversary is doing. So I am not talking about that we should get into that race, but definitely to counter that we have to think that what best technology we have in hand. So we have got now a going with our DRNDO, civil, private partners, industry to come together, and all Indian defense forces, and think of it that our missile force, our rocket force and UAVs, underwater unmanned vehicles, इन सब की फौज जो है ना हम उसी तरीके से नंबर्स में खड़ी करें। उसी तरह की जो है ना एक वॉर को सस्टेनेबल करने के लिए बस सबसे बड़ी थ्रेट है कि 5 मिनट वॉर को हम किस तरीके से रियल टाइम में मॉनिटरिंग करके उसका हम जवाब दें। क्योंकि न्यूक्लियर एक यदि कोई कन्वेंशनल वेपन को यूज करके इस तरीके का गिगेंटिक अटैक और एक मैसिव अटैक कर रहा है, तो उसको रियल टाइम में हम किस तरीके से चैलेंज कर सकता है। हमें ये एडवर्सरी से भी आगे सोचना पड़ेगा, और इनका निचोड़ यही है कि हम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में डिफेंस, इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में किस तरीके से फ्यूजन करते हैं, किस तरीके से सिनर्जी करते हैं, और डिले का कोई भी स्कोप नहीं है। देयर इज जीरो टाइम, नील टाइम फॉर एनी डिले इन स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स। तो इसी के साथ साथ बस मेरा ये ही एक तरीके से मेरी रिकमेंडेशंस थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को। और मेरा सुझाव है कि भारतवर्ष आज एक जिस तरीके से एक
सुपर पावर की तरफ बढ़ रहा है, या अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड और जिस तरह का हमने एक इकोनॉमिक स्ट्रेंथ पाई है पिछले 12 वर्षों में, जिस तरह की डिफेंस की कैपेबिलिटीज को बढ़ाया है, तो और उसको चार चौगुनी बढ़ाने के लिए और हर तरीके के जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस को मीट करने के लिए और भारतवर्ष के जो इमिनेंट चैलेंजेस है उनको काउंटर करने के लिए और एक सुपर इंटेलिजेंस टैलेंट को ग्रूम करने के लिए ये मेरी जरूरत है। दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो ये पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों को आप शेयर करिए, युवाओं को शेयर करिए। टिल नेक्स्ट, और मेरे चैनल कमांडर स्ट्राइक्स को आप सब्सक्राइब करें। टिल नेक्स्ट, जय हिंद, वंदे मातरम।